अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। रोज़ाना की तरह आज भी तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ख़बरें, और आज सबसे पहले तो हमने देखा कि दिन में रऊफ़ हसन साहब के जो फ़ोन व्हाट्सएप चैट है उसका एक कोई फोरेंसिक जो है वो सामने आया, जिसमें मुबैना तौर पर यह बताया गया कि ये जो गुफ्तगू है ये अलीमा खान साहिबा और रऊफ़ हसन साहब के दरमियान है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वफाकी हुकूमत से वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर तनकीद करते हुए उसे तहरीक इंतशार कहा, और कहा कि बहुत अरसे से हम कह रहे थे कि डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इस पार्टी से फैलाई जाती है। एक वो कहते हैं कि रऊफ़ हसन साहब चलाते थे एक सेल, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है इससे साफ साबित होता है कि बुशरा बीबी साहिबा भी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी, जिसकी तस्दीक अलीमा खान साहिबा ने इस चैट में की है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये एक जाली प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा जो बुशरा बीबी कर रही थी वो एक हमदर्दी का बयानिया जो है वो चलाने का था। इस पूरी गुफ्तगू के हवाले से उन्होंने कहा कि ये साफ ज़ाहिर होता है कि लोगों की सपोर्टर्स की वो हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, कि उनके साथ जेल में जैसे जुल्म हो रहा हो। बहरहाल ये बातें सामने। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, और बाकायदा एक एग्रीमेंट हुई है या तय किया गया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्लियामान के अंदर जो है वो एक टफ टाइम हुकूमत को वो देंगे। इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी जो सबसे अहम बात है कि जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के कानूनी तौर पर, यानी जो कानून पर हैं, बैरिस्टर अकील मलिक, उनका जो बयान गुज़िश्ता रोज़ सामने आया, और आज उन्होंने डॉन न्यूज़ से भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब को जो जलसा मनसूखी के हवाले से तमाम तर ख़बरें थी वो वफाकी हुकूमत ने कम्युनिकेट की CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को, और उसके बाद जो मुलाकात रहनुमाओं की हुई तहरीक इंसाफ की बानी तहरीक इंसाफ से अल सुबह, जिसमें आज़म स्वाति साहब और बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे, उस पर क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिशों से ये मुलाकात हुई। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए इन फोकस हैं दोस्त शमीम नकवी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिरदौस साहब, पहले तो जो आज की ताज़ा चीज़ मार्केट में आई है मैं कहूँगी, जिस पर अता तारड़ साहब ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ग्रोह बंदी है वो कहते हैं तहरीक इंसाफ में, और जो वाज़े तौर पर अब नज़र आ रही है, और साथ ही कि डिसइंफॉर्मेशन सेल जो है वो इस तरह से चलाया जाता है। ये पहली चीज़ तो ये है कि ग्रोहबंदी है या नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाही जमात है जिसमें जमहूरियत का अमल है, और हम तो, मैं आपने कई दफ़ा मुझसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा, और हर दफ़ा ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज समथिंग गुड। हम तो उसे बुरा समझते ही नहीं है, इससे कि हम इस पे यकीन ही नहीं रखते कि जो हो जाए भेड़ बकरियों की तरह से चाहे जाए। नहीं, हर आदमी का अपना ओपिनियन है, डिबेट होती है, डिबेट के बाद एक रास्ते पे कंसेंसस होता है और हम आगे चल पड़ते। तो ग्रोह एक होता है मुनज़्ज़म ग्रोह के ये फिरदौस नकवी फैक्शन है, ये इसका फैक्शन है, वो उसका फैक्शन है, और उसकी लड़ाई झगड़ नहीं। मैं अपनी राय रखता हूँ, हमारे यूब अपनी रखेंगे, शिबली फराद अपनी रखेंगे। हमारा भी जो कॉमन मकसद है वो है इक़्तिदार और पाकिस्तान की भला। जैसे कि हम समझते हैं हम इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान का भला कर सकते हैं, और इसके लिए पार्टी का हर आदमी कोशा है। इस वक्त हमने पूरी किसी भी पार्टी के आप नुमाइंदे से पूछ लें, इस वक्त कहेंगे इस वक्त हमारा दो मकसद हैं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। एक ये है कि हमारा जो मैंडेट है उसको हमने वापस लेना है, दूसरा ये हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। ओके, लेकिन तो फिर अब अता तारड़ साहब एक और बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन सेल, वो कहते हैं रऊफ हसन साहब भी चला रहे थे, एक वो था, और एक बुशरा बीबी साहिबा चला रही थी, जिसकी तस्दीक अलीमा खान ने कर दी है। जी, डिसइंफॉर्मेशन किसको वो डिसइंफॉर्मेशन कह रहे हैं ना, अगर वो ये कहते हैं कि जी डिसइंफॉर्मेशन वो है कि इन दो चीज़ों के हकाइक के पीछे, उनके लिहाज से वो डिसइंफॉर्मेशन, मेरे लिहाज से प्रोजेक्शन है। आप मुझे स्पेसिफिक उनकी से कि आई अनफॉर्चुनेटली हैव नॉट हर्ड इट। आपने जो फोरेंसिक सामने आया है, जो फोरेंसिक की पूरी खबर सामने आई सिक्योरिटी जराए से, रऊफ हसन साहब का जो व्हाट्सएप चैट है, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट और नॉट। I haven't. So therefore you'll have to bring me up to date. Rauf Hassan
इज अ थॉरोब्रेड पाकिस्तानी, 75 ईयर्स ओल्ड। उसने पूरी जिंदगी अपनी पाकिस्तान में गुजारी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता, इस बात मुझे यकीन है। अच्छा, सही। लेकिन ये जो है ना, ये व्हाट्सएप चैट जो है वो अलीमा खान साहिबा की जानिब से रऊफ हसन साहब को की गई है, और इसमें मुख्तलिफ बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं कि बुशरा बीबी साहिबा का जो बयानिया है इसको आगे ना लेकर जाया जाए, ये अहमकाना है। जो खबर रिपोर्ट हुई है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। इसमें ये कहा, इट्स एन ओपिनियन, ये डिसइंफॉर्मेशन कैसे होगी? ना ओपिनियन नहीं है, उन्होंने बकायदा कोट अनकोट किया है कि जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा ने ये बताया कि जेलर से क्या बात हुई, इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, और उसके बाद इस चीज़ के ऊपर अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इस बयानिए को अगर आगे ना लेकर जाए, ये बुशरा बीबी की एक और डिसइंफॉर्मेशन सेल है जो लोगों को उकसा रहा है। देखिए, ये ओपिनियन किसका हुआ? ये अलीमा खान का हुआ। बुशरा बीबी ने क्या चीज कही, क्या वो फैक्चुअल थी या नहीं थी, उसका आप कहें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा गया कि इमरान खान को हमदर्दी हासिल करने के लिए ये बताते हैं कि वो जेल में उनके हालात अच्छे नहीं है। जी भाई, हम तो कहते हैं ना, जरदारी वार्ड भी दिखा दो जो कराची में बना हुआ है, वो भी दिखा दो कि नवाज शरीफ की, आप तो वीडियो सबकी बनाते थे। नकी साहब, ये बातें अलग, लेकिन पहले भी ये खबरें आई थी कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा में इख्तलाफात हैं। एक तो अगर ये अलीमा खान साहिबा ही पहले इसकी तस्दीक कर दें कि ये बातें उन्होंने की थी कि नहीं की थी व्हाट्सएप के जरिए रऊफ हसन साहब से, लेकिन बहरहाल ये बातें सबको पता है और इससे और ज्यादा तकवीयत मिल रही है। माई क्वेश्चन टू यू इज, वो जो भी बातें कर रही हो, माई क्वेश्चन टू यू इज कि बयानिया तहरीक इंसाफ में, लाइटर नोट, ये नंद और भावच की लड़ाई के तो हमारे पूरे माशरे का पुराना किस्सा है, तो इसके ऊपर क्या आप मुझसे ओपिनियन लेना चाहती हैं? तो इसका मतलब आप तस्दीक कर रहे हैं अगर नंद भावच के इख्तलाफात हैं तो? तस्दीक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल तस्दीक नहीं कर रहा, मैंने ऑन अ लाइटर नोट कहा। अच्छा, तो नकवी साहब मुझे यह बताएं ना, इसको छोड़ें कि उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। आई वांट टू नो वन थिंग, तहरीक इंसाफ में जैसे आपने कहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्या अलीमा खान साहिबा, क्योंकि उनकी मुलाकात होती है जाहिर है इमरान खान साहब से, बाहर आके वो मीडिया से गुफ्तगू भी करती हैं, इमरान खान साहब का पैगाम भी, वो कहती है ना कि इमरान खान साहब का पैगाम अब ये है करके, या बताती हैं, तो क्या वो पार्टी में उनका बयानिया चलता है? यानी अगर वो ये कहें कि दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी, तो पार्टी उसको कंसिडर करती है, वो अहमियत देती है? देखिए, मैं समझता हूँ अलीमा जो हैं वो उनकी बहन है, करीब है इमरान खान से, बाकी बहनें भी बहुत करीब हैं। उनकी मुलाकात हम लोगों से ज़्यादा हो जाती है बिकॉज उनको हर कोर्ट हियरिंग में उनको जाने की इजाज़त है। ठीक, हम लोग जाते हैं तो हमें बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, और आजकल तो और सख्ती कर दी है, नहीं मिलने दे रहे। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन जो इमरान खान साहब हमें भेजना चाहते हैं, उसका पैगाम्बर कोई भी हो, हमें पैगाम में ज्यादा इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन द मैसेज नॉट द मैसेंजर। ओके, सो दैट मैसेज कम्स, वी डू गिव इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस एंड वी डिस्कस इट। Many things we believe we have to refer back to the chairman and we do that. So इसके अंदर we will always listen to anyone who goes and meets इमरान खान। सही। और बुशरा बीबी साहिबा जो कुछ कहती हैं वो बयानिया भी एज इज जाता है या उस पर भी आप लोग जो है बाकायदा मुशावरत करते हैं? पहली चीज है, बुशरा बीबी की हार्डली मेरे ख्याल से कोई, आपको, मुझे तो नहीं नजर आती है और ना याद आती है कि उन्होंने कोई मीडिया से डायरेक्ट बात की हो जो हमारे तक पहुंची हो। नहीं, She has hardly spoken to the media. अभी कुछ रोज कबल भी रिपोर्ट हुआ था, जो सहाफी अडियाला जाते हैं, कि उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के हवाले से शिकायत की। इमरान खान साहब उन्हें रोकते भी रहे, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मुझे बात करनी है, और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली जफर ने उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैंने लफ्ज ये नहीं कहा नो, मैंने कहा हार्डली एंड हार्डली का मतलब हार्डली है। चले, हार्डली सही, लेकिन वो जो हार्डली होता है तो उनका बयानिया भी तहरीक इंसाफ में उस पर भी मुशावरत होती है। जी देखिए, मेरे ख्याल से उनके जो बयानिए आए हैं, मैंने आपसे पहले कहा, वो एक कुलिया है। कुलिया का मतलब है दैट्स अ रूल, जहां से भी कोई मैसेज आता है उसको जरूर कंसिडरेशन में लिया जाता है।
और उसके बाद उस मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है, नॉट हु इज ब्रिंगिंग द मैसेज ओके और वी सेइंग इट। ओके तो नकवी साहब, आप मुझे ये बताइए ना कि एक तरफ तो चलें, ये तो बयानिए की बात हो गई आज जिस पे अता तारड़ साहब ने बाकायदा रेफरेंस की है, लेकिन दूसरी जानिब एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने कहा ना कि हार्डली आजकल तो बड़ी सख्ती है अडियाला में मिलने से, और अडियाला में जो मुलाकात हुई थी आज़म स्वाति साहब की, और वो भी इतनी इन द वी आवर्स आइड से उसके हवाले से अब हुकूमत ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर साहब को बाकायदा कॉन्टैक्ट किया था, और ये जो मुलाकात है ये वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिश से की गई। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे, उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है, बिकॉज जेल किसके कंट्रोल में है? या तो वैसे तो हम सबको पता है जब हुक्म वहां से आता है तो शहबाज शरीफ के पास कोई और चॉइस नहीं होती सिवाय हाँ कहने के, इसीलिए हम वहां से बात करते हैं। तो आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट काफी है, व्हेन एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड्स his loyal servant will say yes, so the loyal servant said yes again, और ये मुलाकात सुबह 7 बजे हुई। अच्छा जी, एक और हुकूमत के नीचे जो कमिश्नर इस्लामाबाद है उन्हीं ने 9 बजे तक परमिशन भी दे दी, 8 तारीख की 40 शर्तें भी लिख दी। सही? वो कैसे हो गया? वो किसने नेगोशिएट किया? भाई डर गए, हम तो ये कहते हैं डर गए, हम तो इंतशार चाहते ही नहीं है। हमारे तो बयानिया और मुस्तनद हो गया कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई खून नहीं चाहते कि किसी का खून बहे, हमारी कोई इज्जत, किसी खून जो है वो ज्यादा, जिंदगी खून ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बयानिया से और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ वी हैव टू लिव, अपने 5 दफा जलसे पोस्टपोन करने पड़े और उससे एक इंसानी जिंदगी बचेगी तो हम इंसानी जिंदगी को तरजीह देंगे। अच्छा, लेकिन आपने, मेरी जब आपसे आखिरी बात हुई थी उस दिन भी आप तरनौल पे थे, उस दिन भी जलसा होना था एक रोज बाद, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो क्या ये जलसे आप पोस्टपोन करते रहेंगे अगर हुकूमत आपको ये बताती रहेगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इन द सेंस के हालात अच्छे नहीं हैं, आप लोग ये करते रहेंगे पोस्टपोन? देखिए, मैं नहीं, ये नहीं है, दिस इज नॉट एन अनलिमिटेड वन कि जब तक होता रहे। हमने हर उसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिएक्शन दिखाते। उन्होंने हमें इस्लामाबाद का पोस्टपोन किया। 5 अगस्त की तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, हमने 5 अगस्त की तारीख ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब इन केपी के किया, स्वाबी में। ठीक है जी। अब उसके बाद उन्होंने, कोर्ट ने हमें पहले किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, दूसरी दफा किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, अब फिर हम तीसरी दफा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हैं। 8 सितंबर को हम अभी भी स्केप्टिकल है, नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे? हो सकता है हम पूरे मुल्क में शटर डाउन स्ट्राइक कर दें, हो सकता है हम पहिया जाम की कॉज कर दें, लेकिन हम कोशिश हद्दुल इम्कान ये करेंगे कि ये पीसफुल रहे, इसमें नो लॉस ऑफ लाइफ हो, बट प्रोटेस्ट दे विल बी। अच्छा, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी गुज़िश्ता रोज यही कहा था कि अब चाहे कोई रोके भी इस दफा रुकना नहीं है। जी देखिए, आखिरी फैसला हमारे यहाँ इस सूरत हाल में कई दफा बहुत दिक्कत तलब हो जाता है। अभी भी पोस्टपोन करने की बात जो थी, कोई ये फैसला हो गया था कि कोई इंडिविजुअली नहीं ले सकता, और जब तक इमरान खान साहब की कंकरेंस नहीं होगी ये काम नहीं हो सकता। इसलिए उनको पास गए थे। हुकूमत ने ऑब्वियसली हमें ये मैसेज दिया कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप पीछे हट जाएं। हमने तो उनसे कहा था कि आप जो ये कैंसिलेशन है इसको वापस ले तो कोई मसला ही नहीं होगा। अब वो उन्हीं ने अपनी इज्जत और अन्ना का मसला बन गया, उनको एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए थी। वी प्रोवाइडेड दैट, बट इट इज ऑब्वियस। उन्हें फेस सेविंग डिवाइस क्यों चाहिए थी? एक मिनट, आप लोगों ने जो जलसा मंसूख किया है उसमें इमरान खान साहब का ये कहना है कि कोई एक और 9 मई गले ना पड़ जाए हमारे, इसलिए हम मंसूख कर रहे हैं, क्योंकि इंतशार की खबरें थी कि इंतशार फैलेगा। देखिए, बात सारी है कि 9 मई और इस वाले में भी अगर आप देखें, इस वाले में एक और वजह भी थी जिसको जिक्र करना उतना ही जरूरी है कि उस दिन इस्लामाबाद में एक और प्रोटेस्ट भी चल रही थी। सही। और उस प्रोटेस्ट से भी वी आर फुल्ली सपोर्टिव ऑफ इट कि हम खत्म नबूवत को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जो एक जजमेंट आया था जिसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वाइल वी बिलीव कि जहां
चले तो आपने मनसूख किया जलसा के 2 एहतजाज एक दिन नहीं करने, हुकूमत ने आपको कायल किया, आपने हुकूमत की बात मानी? नहीं, हमने हुकूमत की बात नहीं मानी। हुकूमत ने हमारे स्ट्रेंथ को देखते हुए हमसे कहा कि भाई हम आपको दोबारा दे देते हैं, तारीख दे देते हैं और अब के हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक, और आप हो गई हमसे गलती, अब आइंदा नहीं होगी। लेट्स पुट इट दैट वे। ये गलती मतलब आप अपने लिए कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ से हो गई? हुकूमत की कह रहा हूँ। अच्छा, ओके, अच्छा। तो क्योंकि आपके जो मुखालफीन हैं नकवी साहब, वो ये कहते हैं इनके पास लोग नहीं हैं, पंजाब में ये मोबिलाइज नहीं करा पा रहे। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में सपोर्ट मौजूद है, वो ही ले आएंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या था? जलसा होने देते, एक्सपोज हो जाते हम। आपने तो बकायदा किधर तक बैरियर लगा दिए थे, कंटेनर्स। साउथ पंजाब से कंटेनर लगने शुरू हो गए। ऑल रोड्स लीडिंग टू इस्लामाबाद वर क्लोज्ड। मुझे नहीं कहा ये, आपको अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब 8 सितंबर इज द फाइनल डेट। इसको अभी तक आप ये कह रहे हैं कि इट्स फाइनल फ्रॉम आवर साइड, इनकी तरफ से नहीं है। और देखिए, मैं आपको ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान के हालात को दुरुस्त करने का वाहिद तरीका जो है वो अवाम की राय को अफजलियत देना है। जब तक ये अवाम की राय से इतनी बेहुदा तरीके से डील करेंगे जो फॉर्म 47 में इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ कि बार बार इनको नताइज वही मिलेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे, उस मुलाकात में क्या हुआ जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ में हुई थी। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। रवा हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात अपने वफ्द के हमरा हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, और ये कहा जा रहा था कि कुछ मामलात अभी भी ऐसे हैं जो मुआहदे के तहत जिन पर अमल दरामद होना था, लेकिन अभी तक हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया है। ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। इसहाक डार साहब ने गो के आज ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो ऐसे नहीं कि उनका हल ना निकाला जा सके, और ये भी कहा जा रहा है कि इतवार के रोज़ यानी कल गवर्नर हाउस में एक मुलाकात भी होगी इनकी कमेटियों की, और तमाम तर मामलात वहाँ पर दोबारा डिस्कस किए जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए इन फोकस है नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौमी असम्बली के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नवीद कमर साहब, ये पहली मुलाकात तो ज़ाहिर नहीं हुई, और इस किस्म के शिकवे भी पीपल्स पार्टी की जानिब से पहली बार नहीं आए हैं सामने। मेरे ख्याल से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो हुकूमत साजी हुई, उसके बाद कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर मुआहदे के तहत अमल नहीं हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन से वो मुआहदा है, कौन सी ऐसी शिकें हैं जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो जैसे आपको पता है कि मुआहदे की जिसकी बात हो रही है वो हुकूमत बनने से पहले का जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो बातचीत हुई और उसके बाद इश्यूज सेटल हुए, तो उसमें काफ़ी सारी शिकें थी। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर शिकों पे वन वे और द अदर अमल दरामद हुआ है। प्रेसिडेंट, गवर्नर वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ। आई थिंक प्राइमरीली अगर हम देखें तो पंजाब हुकूमत के हवाले से जितने भी इश्यूज थे उस पे मीटिंग्स तो काफ़ी सारी हुई, कुछ हद तक एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन कंप्लायंस उस तरीके से नज़र नहीं आता। तो बहुत सारी शिकायत कम से कम हमारे लोग जो हैं पार्टी के पंजाब प्रोविंस में उनकी शिकायत अभी तक भी रहती हैं, और वो बार बार हम जो हैं फेडरल लेवल पे जब ये चीज़ें टेकअप करते हैं, चाहे वो पीएम के लेवल पे हो या डिप्टी पीएम के लेवल पे हो, तो हमारा ये इशू होता है कि भाई अगर एक दफ़ा ये जहन में है कि हम जो हैं वो पार्टनर्स हैं, तो फिर हमारे साथ सलूक भी वो होना चाहिए, बजाय इसके कि ग्रजिंगली कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके कंसीड किया जाए। सो एक तो बहुत बड़ा इशू जो है वहाँ से निकल रहा है।
बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ चीज़ें टाइम के साथ जैसे होनी है। फॉर एग्जांपल एसडीजी फंड्स हैं तो जो मिलने हैं सारे एमएनएस को, उस हिसाब से उन एमएनएस को तो नहीं मिलते, लेकिन मतलब स्कीमें उनकी जो हैं अप टू अ सर्टेन अमाउंट वो सब होती हैं। इसी तरह से और चीज़ें फेडरल लेवल पे देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो कि आई वुड से कि वो दे आर लेफ्ट ओवर। ओके। तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से हैं। पीएमएलएन का ये ज़रूर कमिटमेंट था। फॉर एग्जांपल कि सिंध का गवर्नर जो है पीएमएलएन का होगा, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट टू हैपन आल्सो। अच्छा, अभी ये देखिए, ये आपने बहुत सारी बातें कही हैं। अब क्योंकि आपने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, इस पर मैं बात करना चाहूँगी पंजाब प्रोविंस के हवाले से। जैसे कि आपने फरमाया भी, और पंजाब के बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा ये कहते हैं कि हमें वो स्पेस नहीं दी जा रही, और मैं यही तशरीह आपसे चाहती थी कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कि स्पेस नहीं दी जा रही? देखिए ना, एटीट्यूड्स होते हैं, या आप गवर्नमेंट में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क हमारा इसी तरह से चलता है कि वरना तो किसी सिविलाइज या डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में कहना चाहिए तो ये इश्यूज नहीं होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अभी फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ ब्यूरोक्रेसी भी देखती है टुवर्ड्स देयर बॉसेस कि कहाँ कंप्लायंस करना है, कहाँ नहीं करना। आपके डे टू डे इश्यूज होते हैं लोगों के, पब्लिक एट लार्ज के, जो कि थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ एक्सप्रेस होते हैं। सही। तो अगर उसका सोल्यूशन फौरी तौर पे ना मिले, या उनके साथ ऐसा एटीट्यूड दिया जाए कि भाई हाँ हम नहीं जानते टाइप कि आप तो किसी और पार्टी के हैं, तो फिर ये गिला होता है कि जी फिर आप उनको वोट क्यों करते हैं, आप उनके साथ खड़े क्यों हैं, अगर वहाँ से वहाँ की गवर्नमेंट से एटीट्यूड ये मिल रहा है कि जी आप बेसिकली आर नॉट फ्रॉम अमंग्स अस। तो वो वाला स्पेस जो है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि हम कोई मिनिस्ट्रियां मांग रहे हैं या हम कोई और चीज मांग रहे हैं। इट इज जस्ट के लोगों के इश्यूज जो हैं वो एक पॉजिटिव तरीके से अगर उनको अटेंशन दिया जाए, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पेस। तो नवीद कंवर साहब, ये जो रवैये हैं, बिल्कुल आप रवैयों का जो आपने मेंशन किया है कि एक रवैया होता है कि आपके इत्तेहादी हैं, ठीक है, हुकूमत का साथ दे रहे हैं लेकिन वजारतें नहीं हैं, तो क्या ये रवैया मैं कहूँगी महदूद है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक, या ये रवैया आप समझते हैं पंजाब में जो नून लीग की हुकूमत, उनकी काबीना, उनके जो सारे मेंबर्स हैं, वो भी इसी किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं पीपल्स पार्टी की? जब हम डिटेल्स में जाते हैं फिर तो बातें वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई भी सियासी शख्स जो है वो नेगेटिव जो है एटीट्यूड नहीं रखेगा अपने किसी और, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो ऑपोजिशन हो। लेकिन जहां और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी इस हिसाब से काफी पावरफुल रही है, इवन कंपेयर टू दूसरे सूबों के मुकाबले में, तो उस लिहाज से इट बॉइल्स डाउन टू दैट। या फिर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटीज हैं फॉर एग्जांपल, जहां स्कीम्स होती हैं, तो उसका सही तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो प्राइमरीली पीपल्स पार्टी के जहाँ से मेंबर्स जीते हैं, तो वहाँ भी जो है अगर रूलिंग पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को उनके ऊपर फौकियत दे, तो फिर भी वही बात आती है कि एटीट्यूड प्रॉब्लम्स जो हैं दोज हैव टू बी सॉर्टेड आउट। और ये जो कल गवर्नर हाउस के अंदर जो मुलाकात होगी, क्योंकि जाहिर है आपकी तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, क्या इन मीटिंग्स के अंदर कहीं नवाज शरीफ साहब को आप लोग शामिल कर रहे हैं या फिर मरियम नवाज साहिबा को, क्योंकि पंजाब के तमाम मामलात जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव देखता है? आई डोंट नो कि गवर्नमेंट साइड से कौन वहाँ रिप्रेजेंटेशन करने आएगा। एक्चुअली लाहौर में तो इसलिए भी रखी गई थी कि गवर्नर हाउस है, गवर्नर साहब होते हैं, लेकिन शायद मेरे इतला के मुताबिक गवर्नर साहब चेलम से पहले नहीं अवेलेबल होंगे। लेकिन बाकी लोग होंगे, आई बिलीव डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी होंगे, परहैप्स मलिक अहमद खान भी हों,
ये इनका तो मुझे इल्म है, बाकी भी हो सकते हैं, आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, नवीद कमर साहब, जो बात आपने गवर्नर सिंध के हवाले से कही, कुछ रोज कबल ये बात दोबारा उठी थी कि कामरान टिसूरी साहब जो कि गवर्नर सिंध है उनको हटाया जा रहा है। बेशक आपने बजा फरमाया कि पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून का गवर्नर होगा सिंध में, बट इफ दे आर ओके विद कामरान टिसूरी, पीपल्स पार्टी को क्या इसमें मसला है? फिर ये बातें जो एग्रीमेंट होता है तो फिर उस वक्त ये डिबेट होती है। एक दफा अग्री होके साइन हो जाती है एग्रीमेंट, तो देन यू कांट स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट कि जी ये क्यों हमने एग्री किया था उस वक्त और आज क्यों नहीं कर सकते, थिंग्स लाइक दैट। सो फिर जब ये कंप्लायंस नहीं होती तो उसकी वजह से ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। और इस पर कंप्लायंस पीपल्स पार्टी चाहती है? पीपल्स पार्टी तो चाहती कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो अग्री हुए हैं, कोई नई पॉइंट नहीं ला रहे, वो सब जो हैं उसमें कंप्लायंस होने चाहिए। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नवीद कमर साहब, आप लोग तो एक इजी गोइंग पार्टी हैं, मतलब हुकूमत टफ फैसले भी लेती है, आप लोग जाहिर है उसके खिलाफ भी बात करते हैं, फिर आप लोग समझते हैं कि जी IMF के बड़े कड़ी शराइत हैं, चलो मान लिया जाए। तो मैं सिर्फ यही जानना चाह रही हूँ आपसे कि अगर नहीं, पहली चीज तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप जब कह रहे हैं कि आप इजी गोइंग पार्टी हैं, मतलब ये कि रखना नहीं डालते जबरदस्ती, उस पे कंप्लायंस भी ना करे, हम कहेंगे कोई बात नहीं बीटी पाओ, नहीं ये नहीं होता। व्हेन यू आर डीलिंग एट दैट लेवल तो आपको एक एक चीज सोच समझ के करनी चाहिए। जब जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की तो जाहिर है कि हमने भी उस हद तक जाहिर है जिम्मेदारी उठाई हुई है कि हमें पता है कि वो सपोर्ट ना देना, बजट में वोट ना करना या IMF के टफ डिसीजंस को बैकअप ना करना, तो उसमें तो सिर्फ मुस्लिम लीग या उसकी हुकूमत तो आ जाए नहीं भी होगी, लेकिन मुल्क का नुकसान है ना। कि अगर इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है या फॉर एग्जांपल IMF डील नहीं होती, या हम बजट नहीं पास कर सकते, या पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल क्रिएट सच एन इंस्टेबिलिटी कि आई डोंट थिंक पाकिस्तान इस स्टेज पे ये चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। सही सही। अच्छा, अब आते हैं उस कानून साजी की तरफ। सुना है कि कोई किसी किस्म की हुकूमत कानून साजी भी करने जा रही है, जिस पर एतमाद में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ने आपके वफ्त को लिया, बिलावल भुट्टो साहब को लिया, और खदशा इमरान खान साहब ने यह खदशा भी जाहिर किया है। खान साहब के खदशे तो अपनी जगह पे, लेकिन हमसे कोई अगर कोई लेजिस्लेशन पे बात होती है तो आई एम ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन टू नो, लेकिन उस पर पूरी मीटिंग में कहीं ऐसी जिक्र नहीं। ओके, तो फिर इमरान खान साहब जो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत एक कानून साजी करने जा रही है जिससे जजेस के टेन्योर को बढ़ाया जाएगा, उसके हवाले से समझ में नहीं आता कि खान साहब ये इस किस्म की बात करते हैं। तो पहली चीज के जजेस का टेन्योर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उनकी एक एज है, सुप्रीम कोर्ट की एज 65 इयर्स पे रिटायरमेंट होती है और हाई कोर्ट जो है 62 इयर्स पे होती है। ये दोनों चीजें आइन का हिस्सा है, और इसको चेंज करने के लिए आइन को भी तब्दील करना पड़ेगा। आइन सिर्फ तब तब्दील होता है जब दोनों हाउसेस में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी। बेशक मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारी थिंकिंग आ रही है बगैर नंबर्स को पूरा किए हुए, देखे हुए कि भाई कितने लोग मौजूद हैं, कब होंगे, क्या होगा। सो स्पेकुलेशन तो हो सकती है कि मुझे प्रैक्टिकली इस किस्म की कोई चीज नजर नहीं आ रही। ये थिंकिंग सिर्फ इमरान खान साहब के जहन में है या हुकूमत के जहन में भी है? अगर हुकूमत की ख्वाहिश भी ये हो कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हो, तो मुझे ग्राउंड पे तो नहीं नजर आ रही ना, तो ख्वाहिश रखने से तो कुछ भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। कम्स जो है वो एग्रीमेंट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुई थी पीपल्स पार्टी की, वो कहते हैं वो ज़रूरी है, अब आप उससे पीछे नहीं हट सकते, और इसीलिए गवर्नर सिंध के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जब ये तय था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गवर्नर सिंध में लगाया जाएगा तो इस पर कंप्लायंस होनी चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर।
वेलकम बैक। आज वैसे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के जिना अस्पताल के हवाले से जो बयान था उस पर नासिर हुसैन शाह साहब ने भी खूब जमकर जवाब दिया है, लेकिन इन मामलात पर तो बाद में बात करेंगे। और बहुत से मामलात हैं जो अभी नवीद कमर साहब से भी हमने डिस्कस किए कि कौन कौन सी अग्रीमेंट उनकी PMLN से हुई जिस पे कंप्लाइंस नहीं हुआ, और जो मुलाकात हुई है वो कंप्लाइंस चाहते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमीनुल हक साहब, अभी नवीद कमर साहब से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि वो कंप्लाइंस चाहते हैं। गवर्नर सिंध की जो पोजीशन है वो फार्मूला जो पावर शेयरिंग फार्मूला हुआ था PMLN के साथ वो नून लीग का है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको कोई प्रॉब्लम है अगर कामरान टिसूरी साहब अच्छा काम नहीं कर रहे कोई, उन्होंने कहा ये बात नहीं है। बात यह है कि जब एक दफ़ा मुआहदा हो जाता है तो बस उस पर बात नहीं होती, उसकी कंप्लायंस हम चाहते हैं। तो इसका मतलब कि सिंध के गवर्नर का जो मामला से कुछ दिन पहले भी उठा था, ये मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ है। देखिए नादिया, मेरा ख्याल है कि अगर आप 1972 से लेकर 2024 तक देखेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि गैर एलानिया फार्मूला भी सेट है। वो क्या है कि जब आपको याद होगा 1972 और 73 में जब लसानी फसादात हुए थे, उसके बाद एक तरह से एक अनअनाउंस्ड फार्मूला सेट है कि अगर सिंध का चीफ मिनिस्टर जो है अंदरूनी सिंध का होगा तो गवर्नर जो शहरी सिंध का होगा। और मेरा ख्याल उसी फार्मूले से पिछले 40-50 साल से मामला चलते चले आ रहे हैं। और यस, MKM के नॉमिनेशन से गवर्नर था, और मैं आपसे मुख्तसर ये कहूँगा इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कभी भी आगे चल के कोई भी तब्दीली अगर तब्दीली होती है तो यकीनन MKM का नॉमिनेशन ही गवर्नर होगा। लेकिन अगर तब्दीली की तरफ जाते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कैटेगोरिकली, नवीद कमर साहब आपको पता है उस वक्त का हिस्सा भी थे जिनकी मुलाकात अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो वज़ीर आज़म से हुई है, सो वो कंप्लायंस की बात हुई है। तो इसका मतलब अगर तब्दील हो भी जाते हैं कामरान टिसूरी साहब तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ये एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड कि अगला बंदा भी जो है वो आप ही की जानिब से हो। देखिए, एज़ फार एज 2 साल की कारकर्दगी देखते हैं गवर्नर साहब की, तो मेरा ख्याल है कि इस पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन चाहे मुझ समेत कोई भी शख्स हो किसी भी ओहदे पे हाथ भी नहीं होता है, ये तो अंडरस्टूड बात है। और अगर मुस्तक़बिल करीब में कोई तब्दीली आती भी है तो यकीनन खालिद मकबूल सिद्दीकी की इजाज़त से और MKM के ब्लेसिंग के साथ ही तब्दीली आएगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला गवर्नर भी MKM पाकिस्तान, अगर तब्दील हुई तो MKM पाकिस्तान का ही होगा। अमीनुल हक भाई, ये तो बड़ी आपने मुख्तलिफ बात कही, क्योंकि अब से पहले जब आपके गवर्नर के हवाले से बात होती थी, सिंध के गवर्नर के हवाले से फारूक सत्तार साहब भी ऑन रिकॉर्ड है कि कुछ भी हो जाए हमारा अगला नाम भी यही होगा और यही बनेंगे। लेकिन आज आपकी बातों से लग रहा है कि अगर ये तब्दीली होती है तो भी मशावरत से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ अगला भी MQM का ही नॉमिनी होगा। देखिए, MKM एक तंजीम है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज तंजीम है, तमाम फैसले बाहमी मशावरत से होते हैं। MKM के कर्नल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक भाई उसके सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी अगर हम पिछले 2 साल से या पौने 2 साल से देखते हैं जो भी फैसले हुए बाहमी रजामंदी के साथ, बाहमी मशावरत के साथ हुए, और अगर मुस्तक़बिल करीब में भी कोई फ़ैसला होने जाएगा तो यकीनन मैं समझता हूँ कि यस, तमाम लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और बाहमी मशावरत के साथ मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया। लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो भी फैसला करे पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं है ना, वो ये कहते हैं PMLN का होना चाहिए क्योंकि मुआहदे के तहत PMLN का नॉमिनी होना चाहिए। असल में मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी सोच यकीनन हो सकती है, उनकी सोच पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन MKM पाकिस्तान पिछले 40-45 साल से शहरी सिंध की एक बड़ी मजबूत जमात के तौर पे रही है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, हमेशा कामयाबी हासिल करती चली आ रही है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर शहरी सिंध में देखेंगे तो कराची की 80% मैंडेट MKM के पास है, हैदराबाद का ऑलमोस्ट 100% मैंडेट MKM के पास है। तो मेरा ख्याल है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN या रियासत के लोग हो, वो MKM को नज़रअंदाज करके फ़ैसला करना मेरा ख्याल है सबके लिए एक मुश्किल तरीन फ़ैसला होगा। हमारी क्या ख्वाहिश है कि यस, जमहूरी रवायत को कायम व दायम रखने के लिए, आपस में इत्तेहाद मोहब्बत बरकरार रखने के लिए, अफ़वाम व तफ़हीम के माहौल को बेहतर से बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, यकीनन गवर्नर MKM पाकिस्तान का ही होगा।
अच्छा, तो अमीनुल हक साहब, लेकिन ये आज जो मामलात हैं, ये जो बयान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिन्ना अस्पताल के हवाले से आया, उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी बयानात दिए। मैं इसलिए इसका तस्करा कर रही हूँ इस वक्त कि आपने कहा कि 100% मैंडेट ऑफ हैदराबाद, 80% ऑफ कराची आप लोगों के पास है। वो तो कहते हैं कि कराची की रौनकें, अदबी महफिलें आखिर किसने छीनी? ये ठेकेदारी MQM की नहीं रही, अवाम अब इनको पसंद नहीं करते। नादिया, मेरा ख्याल है कि अगर हम माजी की बात शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि PIA हाईजैकिंग से लेकर और ज़ोल हसन बपाले को किसने मारा, हाल ज़ुल्फ़िकार किसने बनाया, लियारी अमन कमेटी किसने बनाई, तो मेरा ख्याल है कि हम माजी में नहीं जाते। लेट्स गो फॉरवर्ड, ठीक है ना। हम चलेंगे तो मेरा ख्याल इल्ज़ाम और काउंटर इल्ज़ाम आएगा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आगे को सोचता हूँ कि मुल्क को बेहतर कैसे लाना है। लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 16 साल से सिंध में हुकूमत करती चली आ रही है और वफाक में भी उनके पास है, सूबाइयत भी उनके, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास लोकल गवर्नमेंट के भी मैंडेट उनके पास है। तो हमें बेहतरी नज़र आनी चाहिए ना। अगर MQM ये बात कहती है कि शहर में बेहतरी आनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी होनी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो, हमें पानी मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल इसमें किसी को नाराज़ होने की बात नहीं है। क्या वसाइल की कमी है, क्या पैसे की कमी है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। वसाइल भी मौजूद, NFC के ज़रिए आपको अरबों अरबों रुपये मिलते हैं। लेकिन सवाल तो कराची के हम पूछेंगे ना, आज पूछते हैं, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, आज पूछते हैं कि क्या है मतलब दुनिया चांद पे जा रही है और कराची का बच्चा क्या होता है, गटर में डूब के मर रहा है। बारिश होती है, फिटो 1-2 फीट पानी रोड पे खड़ा रह जाता है। तो ये सवाल तो पूछने का हक बनता है। मैं समझता हूँ कराची पूरे मुल्क को पालता है और कराची जागता है तो पूरा मुल्क मेरा ख्याल है सुकून के साथ रात को सोता है। तो अगर खालिद भाई ने ये बात पूछी है कि ये जो आपने कह दिया कराची जागता है, अमीनुल हक भाई आपने कहा कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है, ये तो किसी और की, ये तो इदारे की लाइन थी, ये कराची के लिए कब से हो गई? नहीं, ये देखिए ना, कराची की जो इंडस्ट्री है 24 घंटा काम कर रही होती है। कराची के अवाम 24 घंटा काम कर रहे होते हैं। कराची के रौनकें 24 घंटा चल रही होती है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो माशी तौर पर हम बेहतरी की तरफ जाते हैं ना। आज वफाक को देख लें, वफाक में जैसे कहते हैं कि 65% कराची कमा के देता है, 95% सिंध को कमा कर देता है। तो मेरा पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यस, कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है, कराची कमाता है तो पूरा मुल्क आराम से खाता है। तो मेरा ख्याल है कि कराची के लिए मुझे ये बताएं ना कि जो आपकी कराची के हवाले से या शहरी सिंध के हवाले से जो शिकायत हैं उसके हवाले से, पहले आपको याद होगा, पहले तो पीपल्स पार्टी से एक मुआहदा हुआ था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर वो वफा नहीं हुआ। अब की बार आप लोगों ने इलेक्शन से कबल ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किया, तो क्या उस मुआहदे के ऊपर पूरा कुल्ली तौर पर अमल दरामद हो गया है? और क्या उस मुआहदे के बाद कोई बेहतरी आई है? आप लोग सिस्टम का हिस्सा अभी भी हैं लेकिन शिकायत अपनी जगह है। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर वफाक के साथ MQM के साथ मुआहदा हुआ है तो शहर को फ़ायदा पहुंचा। मैं पिछले 5 साल की बात कर लेता हूं। नादिया, आप इस शहर में रहती हैं, मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो अगर सेंसस पिछले 70 साल तारीख उठाते थे कि 17 साल बाद, कि 12 साल बाद, कि 10 साल बाद होता है। MQM की कोशिशों से 2017 में जो सेंसस हुआ था उसके बाद फौरी तौर पर 2023 में मुनक्कद कराया गया। कराची की आबादी जो 1,25,00,000 पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, कि अगर वफाक के साथ मिलकर के MQM ने कोशिश की और कराची की आबादी 2,05,00,000 बनी। कौमी असम्बली की 1 सीट कराची की बढ़ गई, सूबाई असम्बली की 3 सीट सूबाई असम्बली भी बढ़ गई। इसी तरीके से आप ये देखें कि पंजाब में मेट्रो बसें चलती हैं, पंजाब के अंदर मेट्रो ट्रेन चलती हैं, कि पेशावर में मेट्रो है, कराची में कोई मेट्रो नहीं था। वफाक से बात की, ग्रीन लाइन का मंसूबा कौन लेकर आए? MQM पाकिस्तान लेकर आए। आप एयर कंडीशन बसें कराची में भी चलना शुरू हुई है वफाक के ताउन से। मेरा ख्याल है K4 का मंसूबा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 2009 में उसको फाइनल करके दिया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन, नाहली और बेस की नजर आई, जिसके बिना पे मामला पेंडिंग में रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह, और जो पिछली हुकूमत में हमने लड़ाई लड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले 26 अरब रुपए का K4 का मंसूबा था वो अब 126 अरब रुपए का मंसूबा हो गया, जिसे सिंध एक पैसा नहीं दे रही है। वफाकी हुकूमत 100% वफाकी हुकूमत का फाइनेंस करता इदारा है। अब क्या हो रहा है कि हमने कोशिश की कि उसको सूबाई हुकूमत से निकाल कर, क्योंकि करप्शन नजर आ रही थी, वफाक को दे दिया गया। वापडा उस पर तेज रफ्तारी के साथ काम कर रहा है। 43% K4 का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ऑगमेंटेशन, ये शहर के अंदर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सूबाई हुकूमत की बनती है। आपको सुनकर हैरानगी होगी नादिया
कि वफाकी हुकूमत अगले साल दिसंबर में अपना K4 का जो मनसूबा मुकम्मल कर लेगी तो ऑगमेंटेशन यानी कराची शहर के जो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम होना था, सूबाई हुकूमत 1 साल उससे पीछे चली गई। यानी वफाक की तरफ से पानी शहर के लिए मौजूद होगा, लेकिन सूबाई हुकूमत के नहाले के बिना पे डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम नहीं होगा। हम क्या मुतालबा करते हैं? नहीं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम जो एग्जिस्टिंग है डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम, उसमें भी तो बड़े मसाइल हैं, जाहिर है ऑब्सोलीट है, कितना पुराना है, तो उसको भी तो तब्दील करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इजाफी पानी अब अवेलेबल होगा कराची को, अगर निज़ाम ही नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन का तो फ़ायदा क्या है? तो वही हो जाएगा, बिजली घर PMLN ने लगा लिए थे, लेकिन जो उसकी तरसील का निज़ाम था, जो लाइन लॉसेस हमारे होते हैं, वो जब था ही नहीं, तो फिर देख लें कि क्या होता है। तो फिर बिल्कुल नादिया, मैं इसमें इजाफा करता हूँ। अब आप ये रोज़ाना के बुनियाद पे मेयर साहब जो हैं क्लिक की बुनियाद पे जो वर्ल्ड बैंक का मनसूबा है उसके हिसाब से ओपनिंग करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर वाटर बोर्ड कहीं पे छोटा मोटा काम भी कर रहा है तो वर्ल्ड बैंक के मनसूबे पे काम कर रहा है। मेरा सवाल है कि सूबाई हुकूमत कहाँ है? सूबाई हुकूमत कराची को क्यों नहीं ओन कर रही है? सूबाई हुकूमत ये पैसे क्यों नहीं कराची को दे रही है? ये तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के पैसे जो कराची पे लगाए जा रहे हैं, जिम्मेदारी बनती है सूबाई हुकूमत की। हम कराची में रहते हैं, हम भी सिंध के शहरी, हम भी पाकिस्तान के शहरी है, हम सवाल पूछ सकते हैं हुकूमत के साथ। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें बात की जाती है कि बोरीबंद लाशी की बात की जाती है। अगर बोरीबंद लाशी की बात करेंगे तो फिर हम जुल्फ़ाकार की भी बात करेंगे, लियारी अमन कमेटी की भी बात करेंगे। अमीनुल हक साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अमीनुल हक साहब, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अमीनुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इसका मतलब जो आपका मुआहदा है, कम अज़ कम आप लोगों की हद तक आपकी कह सकते हैं कि हर चीज़ पर कंप्लायंस है, पीपल्स पार्टी की तरह वो शिकवे नहीं। नादिया, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल हैं वफाकी हुकूमत के साथ भी, लेकिन हम उनके साथ बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। और मेरा ख्याल है कि जिसे कहते हैं कि एक गुड वर्किंग रिलेशन हमने उनके साथ डेवलप किया हुआ, उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज हैं तो हम उनके साथ हल करते रहते हैं। सही है। तो अमीनुल हक साहब, ये मुझे बताइएगा कि जब नवाज शरीफ साहब की जानिब से पंजाब में बिजली सस्ता करने का ऐलान हुआ तो उसके बाद तो हमने देखा कि आप लोगों की तरफ से भी, यानी आपकी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने ये कहा कि इससे जो है वो एक तरह से महरूमी का एहसास हो रहा है, और विफाक से आपने मुतालबा किया है कि 14 रुपये कमी पूरे पाकिस्तान और नहीं तो कम अज़ कम सिंध के लिए तो करनी चाहिए। इस पर बात हुई? देखिए, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये तो एक आम इश्यू है ना। अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर अपने पंजाब के अवाम को उन्हीं पैसे से जो वफाक से NFC के अवार्ड में मद में मिलता है, या वो जो लोकली अपने तौर पर कमाते हैं, अगर अपने अवाम को 14 रुपये कम करके बिजली का बिल आता है उनका, तो क्या मेरा सिंध का चीफ मिनिस्टर ये नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। लेकिन अगर सिंध से मोहब्बत होगी, अगर उनको अपने शहर से मोहब्बत होगी, उन्हें भी चाहिए कि फौरी तौर पर 14 रुपये नहीं तो 15 रुपये कम कर दे, ताकि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, लाड़काना के अवाम, मीरपुर खास के अवाम खुश हों और कि यस मेरा चीफ मिनिस्टर ने भी कुछ काम करके दिया है। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यस, MKM न सिर्फ ये बल्कि MKM IPPs के मामला पर वफाकी हुकूमत के साथ भी नेगोशिएट कर रही है, उनके साथ बातचीत का अमल जारी है, मेक श्योर कर रही है कि इसका एक परमानेंट फार्मूला हो जाए, ताकि जो बिजली का बिल जो तेज़ी से बढ़ता हुआ मेरे और आपके घरों में आता, आम आदमी के पास आता, जिससे हम लोग परेशान है, तो उसके बिलिंग का भी सिस्टम नीचे से नीचे लाया जा सके। सही। अच्छा, जो आप क्योंकि चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने सबको मदऊ भी किया था, ये जो मसला है इंटरनेट की सुस्त रवि, फायरवॉल है या नहीं, वेब मैनेजमेंट का जिक्र हुआ, ये मामला असली में है क्या अमीनुल हक साहब? देखिए नादिया, हमने पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिला करके चेयरमैन PTA जनरल हफीज़ साहब को बुलाया और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आई। बड़ी खंदा पेशानी के साथ तमाम अरकान असेंबली जो PTI से थे, PMLN से थे, पीपल्स पार्टी से थे, MKM से थे, यहाँ तक कि BNP बलूचिस्तान के भी लोग मौजूद थे, उनके सवालों का जवाब दिया। हमें दो बात हमने पूछा कि आपने वो क्या वजूहत है जिसके बिना पर इंटरनेट स्लो डाउन हो गया, और वो व्हाट्सएप के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, स्लो डाउन क्यों हुआ है? तो मेरा ख्याल हमें 2-3 चीज़ें बताई कि नंबर 1 ये बताया गया कि गालिबन इसी तरह के जो वेब मैनेज, बल्कि ये बताया गया कि जो फायरवॉल है ये गालिबन 96 में भी इस तरह के इंस्टॉल करने की कोशिश की गई थी, 2006 में भी और 2019 में भी,
फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया था। तो अब जो हमें बताया कि WMS यानी वेब मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह कर भी तो इंटरनेट स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरी बात हमें ये बताया कि जो सबमरीन केबल जो समुद्र के रास्ते गालिबन यूएई से फजारा से होता हुआ हमारे कराची के साहिल पर आता है, वहाँ पर भी कई खराबियाँ पैदा हुई है। लेकिन यकीनन हमने उनसे पूछा कि आप हमें कोई टाइमलाइन बताना चाहिए। यस, टाइमलाइन उन्होंने दिया है कि 27 और 28 अगस्त के बाद सूरत बेहतरी होगी और इंटरनेट स्लो डाउन होने की कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपने तो बाकायदा कन्फ्रंट किया था PTA के चेयरमैन को कि क्या फायरवॉल लगाई जा रही है या नहीं, इस पर क्या जवाब दिया उन्होंने? ये उन्होंने कहा कि यस, वेब मतलब उसे आप फायरवॉल कह लें या वेब मैनेजमेंट अपग्रेड सिस्टम कह लें, उसको उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, अपग्रेड हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि देखिए अगर किसी चीज़ को फायरवॉल लगाना हो, वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो ये तो हर हुकूमत के दौर में इस तरह की चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, लेकिन इससे क्या डिजिटल दहशतगर्दी कंट्रोल हो जाएगी, जो ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम और फायरवॉल के बीच की जो भी चीज़ है? देखिए, डिजिटल टेररिज्म हकीकत है, मेरा ख्याल इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हमने क्या हमारे जहन में क्या है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हों जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अगर कोई मजहबी हिंसा पसंदी की चीज़ें अपलोड कर रहा है तो बिल्कुल अपलोड नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कोई पोर्नोग्राफी की बात कर रहा हो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, रियासत मुखालिफ मवाद, ये 3 चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा समझता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव हो और क्रिएटिव हो या एंटरटेनमेंट की चीज़ें हो, तो मेरा ख्याल है मैं और आप समेत तमाम लोग उसको सुनना चाहते, देखना चाहते, समझना चाहते, तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो सर, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी अपग्रेडेशन चल रही है, इसके बाद ये जो 3 चीज़ें जिसका आपने जिक्र किया, पोर्नोग्राफी हो या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या दहशतगर्दी जिसे कहते हैं, या फिर रियासती मुखालिफ दहशतगर्दी जो चलाई जाती है मीडिया पर, इससे रुक जाएगी ना? देखिए, मतलब चूँकि हम तो जैसे कहते हैं ना कि टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो हमें जो बताया गया हम उनके बात पे यकीन कर रहे हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर दोबारा ये चीज़ को रिपीट होगी तो यकीनन स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT एंड टेलीकॉम के पास ये इख्तियार मौजूद है कि दोबारा उनको बुला करके मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम को बुलाएगी, चेयरमैन PTA को बुलाएगी, फिर उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं और जो अवाम की सोच होगी उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, अपने वक्त यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। गवर्नर सिंध के हवाले से आपने अमीनुल हक साहब की भी गुफ्तगू सुनी, यानी मामलात कहीं तब्दीली की तरफ हो सकते हैं, अगर हुए भी तो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि बंदा उन्हीं का होगा, यानी उन्हीं की जमात से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।